Hello everyone, my name is Gauri Ghate and welcome to another lecture on Indian Express Explained series. In this series, we go through the Indian Express articles throughout the week और उसमें से जो important articles होते हैं आपके CLAT preparation के लिए, we get those articles and we make a lecture on them. इस series में we've been covering geopolitics, we've been covering the price of oil. So today, in this lecture, we'll be covering a topic on science and technology that has been in the news, and within the next few days you will be seeing another news popping out about the same topic. और ये टॉपिक है आर्टेमिस 2 जिसको नासा लॉन्च कर रहा है. नासा इज द अमेरिकन स्पेस एजेंसी and the counterpart of Indian ISRO. So what does this article say? Artemis 2 launch के बारे में क्या बता रहा है आर्टिकल? How NASA's moon missions aim to prepare the ground for deeper space exploration. So the article talks about the importance of Artemis 2. Artemis 2 क्या है? क्यों जरूरी है हमारे लिए ये पढ़ना? क्योंकि अगर आप देखोगे PYQs में there have been repeated concepts and questions on space technology. There have been questions on ISRO. So naturally, something like Artemis 2 इसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है. Okay, तो आर्टिकल ये कह रहा है कि नासा इज प्रिपेयरिंग फॉर अ डीप स्पेस रिसर्च. डीप स्पेस रिसर्च का मतलब ये है कि अभी तक हम क्या कर रहे थे एज ह्यूमन काइंड, हम नॉन ह्यूमन एंटिटीज और नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट स्पेस में भेजते थे स्पेस रिसर्च के लिए. बट नाउ व्हेन वी नीड टू कलेक्ट मोर डेटा और डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग चाहिए ऑफ हाउ द यूनिवर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आवर सोलर सिस्टम वर्क्स, तो उसके लिए हमें we'll have to send humans there, and this is what NASA's Artemis missions are all about. So what is the story so far? हमें ये पता है कि 1969 में फर्स्ट ह्यूमन मून लैंडिंग हुई थी. किसके द्वारा? अपोलो 11. नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first person to walk on moon and then Buzz Aldrin who was the second person to walk on moon. तो ये डेट हमें याद रखनी है. 1969 was the first human moon landing in our history. What happened, which was the last and final human landing? It was the Apollo 17 in 1972. तो 1969 और 1972 से टोटल 6 सक्सेसफुल मून लैंडिंग्स हुई हैं. किन्होंने कंडक्ट की हैं? नासा ने कंडक्ट की हैं. फर्स्ट कौन सी थी? अपोलो 11. फाइनल कौन सी थी? अपोलो 17. इसके बीच में क्या क्या थी? अपोलो 11, 12, 14, 15, 16 and 17. अपोलो 13 was not successful in landing. Okay, तो आज तक we've had as human kind we have had 6 successful moon landings. जो किसने कंडक्ट की है? नासा ने कंडक्ट की थी अंडर नासाज अपोलो मिशंस. ओके, एक फेल्ड अटेम्प्ट था अपोलो 13 का, मैल फंक्शन हो गया था. उसके बाद आफ्टर दिस देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ रोबोटिक लैंडिंग्स. ह्यूमन मून लैंडिंग्स के बाद रोबोटिक लैंडिंग्स किन किन ने की है? यूएस, सोवियत यूनियन, चाइना, इंडिया एंड जापान. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जिन्होंने ये मून लैंडिंग्स कंडक्ट की हैं, रोबोटिक लैंडिंग्स कंडक्ट की हैं. राइट, लेट्स मूव अहेड. ओके, अब ऑब्वियसली ये क्वेश्चन हमें आता है कि अगर हम 1972 तक मून लैंडिंग्स कर रहे थे तो 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, अब हमने मून लैंडिंग्स बंद क्यों कर दी? अब कोई मून पे क्यों नहीं जा रहा है? जो बहुत ही वाजिब क्वेश्चन है कि क्यों नहीं अब हो रहा है. तो उसके रीजंस हैं जिसके लिए हमको थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी साइंस एंड टेक समझने के लिए. तो अगर आप 1969 का टाइम देखें, 1960s और 70s का, एक रेस चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच, और इस पीरियड को ये बहुत ज्यादा टेंशन का पीरियड था दोनों सुपर पावर्स के बीच, और इसको हम कोल्ड वॉर बुलाते हैं. जहां इनने डायरेक्ट वॉर्स में एंगेज नहीं किए बट इनने कुछ प्रॉक्सी वॉर्स किए, मतलब छोटे छोटे कंट्रीज के थ्रू. यूएसए अपनी कंट्री को लड़ा रहा है, यूएसएसआर अपनी कंट्री को लड़ा रहा है. छोटी छोटी कंट्री से प्रॉक्सी वॉर्स किए डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट की जगह. इनकी आर्म्स रेस थी, दोनों अपने आर्म्स और एम्यूनिशंस बिल्ड करते गए, हथियार बिल्ड करते गए, एंड एट द सेम टाइम इनकी
स्पेस रेस भी चल रही थी. ओके, यूएसएसआर वाज द फर्स्ट कंट्री टू सेंड अ मैन in space. So naturally, USA wanted to be the first country to send the man to moon, which is why USA launched the Apollo mission. अब अपोलो मिशन के बाद USA was successful in proving that हमने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नासा ने कर ली है that we have sent not one but 6 missions to moon. अब क्या हुआ है, पॉलिटिकल और पब्लिक इंटरेस्ट कम होता गया 1972 के बाद, जिसका मतलब है अगर आपने प्रूव कर लिया स्पेस रेस में कि आप जीत गए हो, तो अब ये एक पॉलिटिकल मुद्दा है. यू कैन नो मोर विन इलेक्शंस एंड वोट्स ऑन दिस, क्योंकि आप ये एक बार प्रूव कर चुके हो कि आप यूएसएसआर से स्पेस रेस में आगे हो. पब्लिक इंटरेस्ट भी खत्म हो गया, आप पॉलिटिकली एक बार प्रूव कर चुके हो तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी खत्म हो गया. देन देयर वर बजट कट्स एंड कंपीटिंग प्रायोरिटीज. नाउ एट द सेम टाइम अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो जो पैसों की जरूरत थी, these countries decided to invest this money into industrialization more than in space research, क्योंकि मून पे तो जा चुके हैं, है ना. उसके बाद क्या हुआ, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक मोटिवेशन पोस्ट कोल्ड वॉर. एक बार कोल्ड वॉर खत्म हुआ, यूएसएसआर का फॉल हुआ, उसके बाद यूएसए के पास कोई मोटिवेशन नहीं बचा अपने आप को प्रूव करने का, इसीलिए उनने इन्वेस्टमेंट स्पेस में करना कम कर दिया और इतना एम्बिशियस प्लान नहीं रहा इनका. देन देयर वर लॉट ऑफ प्रोग्राम फेलियर्स, हाई कॉस्ट्स और डिलेज, जिसकी वजह से यूएसए एंड नासा वर नॉट रियली इंक्लाइंड टुवर्ड्स मून एक्सप्लोरेशन एनीमोर. तो उन्हें एक हॉल्ट लगा दिया in on sending men to moon, right? So this is the picture of Apollo 17. Yes, this is from NASA's website. Recently NASA ने कहा है कि Artemis 2 जो है ये लॉन्च मिशन, इसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है. काउंटडाउन मतलब वो देखता है ना हम 10, 9, 8, 7, ये काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है. और कभी भी इन द मंथ ऑफ अप्रैल आर्टेमिस 2 लॉन्च हो सकता है. विच अब हमने हिस्ट्री देख ली, अब हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स. why is this important for our CLAT preparation? ओके, अब हम देख रहे हैं आगे क्या होगा. तो अब इस नासा क्या चाहता है, नासा और अमेरिका ये चाहते हैं कि वो क्या करें, वो एक परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस रखें. कहां पे, मून पे. परमानेंट ह्यूमन प्रेजेंस रखें मून पे. मून पे कंट्रोल करना चाहते हैं, जिस प्रकार वो अर्थ पे काफी रीजन्स पे अपना प्रेजेंस बना के रखें. ओके, तो अभी चाहते हैं मून पे. ये करने के लिए क्या क्या जरूरी होगा, उनको कंटिन्यूअसली रेगुलर मिशंस भेजने पड़ेंगे मून पे. कौन कौन उस मिशंस, वो मिशंस किन किन चीजों को कैरी करेंगे, ह्यूमंस और लॉजिस्टिक्स. क्योंकि अगर आपको एक रिसर्च सेंटर बनाना है मून पे, तो आपको इंसान तो लगेंगे, उसके साथ आपको बहुत सारा लॉजिस्टिक्स भी लगेगा, और वो लॉजिस्टिक्स अर्थ से मून पे जाना चाहिए. तो कंटिन्यूसली यू विल हैव टू सेंड मिशंस कि सामान भेज रहे हैं ताकि वहां बिल्ड किया जा सके एक मेकशिफ्ट सेंटर, जिसको टाइम के साथ इंप्रूव करते जाएंगे. देन एक कंटिन्यूअस एस्ट्रोनॉट प्रेजेंस होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, जो एक ग्लोबल इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है, जिसको सारी स्पेस एजेंसीज किसी ना किसी टाइप से रिसर्च के लिए यूज करती हैं, तो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में कंटिन्यूअस एस्ट्रोनॉट प्रेजेंस है, मतलब कोई ना कोई वहां रहता ही है. तो अगर नासा और यूएसए चाहते हैं कि मून पे ह्यूमन प्रेजेंस एस्टैब्लिश करनी है, तो कंटिन्यूस प्रेजेंस होनी चाहिए एस्ट्रोनॉट्स की, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स की या अमेरिकन प्रोग्राम के अंडर के एस्ट्रोनॉट्स की मून पे. एंड थर्डली, वहां उनको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करने हैं, ऑनगोइंग एक्सपेरिमेंट्स. हमेशा एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम देयर मस्ट बी सम एक्सपेरिमेंट और द अदर गोइंग ऑन, विच इज द मेन मोटिव ऑफ मून एक्सप्लोरेशन, लूनार एक्सप्लोरेशन जिसको हम कहते हैं, राइट? So this is what USA and NASA have to do when if they are planning for a permanent human presence on moon. आगे किन कंट्रीज के क्या प्लान्स हैं? चाइना ने मून लैंडिंग का प्लान किया है 2030 में, इंडिया ने मून लैंडिंग का प्लान किया है 2040 में.
दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके क्लैट प्रेपरेशन के लिए, आपको याद रखना है ये। ओके, देन वी ऑल्सो हैव द इसरो नासा जॉइंट मिशन, एक है जिसका नाम है निसार। ओके, निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन, जिसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का क्या मतलब है? जहां फिजिकली हम नहीं जा पाते हैं अर्थ के जिन पार्ट्स पे, जहां से हम फिजिकली जाके साइंटिफिक डेटा कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, इस सैटेलाइट के थ्रू हम वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये डेटा होगा अर्थ की जियोलॉजिकल एक्टिविटीज का, जियोमॉर्फिक एक्टिविटीज का, अर्थ के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं उसका, अर्थ के बाहर जो चेंजेस हो रहे हैं उसका। ये काम है किसका? निसार का, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रेडार मिशन, इसका फुल फॉर्म है। और किसका है ये? इसरो और नासा का जॉइंट मिशन है। अब हम आते हैं आर्टेमिस मिशंस पे। तो अभी तक आर्टेमिस 1 लॉन्च हो चुका है 2022 पे। आप देखेंगे कि आर्टेमिस मिशंस जो हैं ये सक्सेसिवली लॉन्च हो रहे हैं। आर्टेमिस 1 जो था, आप जैसे कि यहां देख सकते हैं, लॉन्च हुआ, अर्थ के ऑर्बिट से एस्केप किया, मून को सर्कल किया, एक बार ऑर्बिट किया, राइट, एंड डेटा कलेक्ट करके लैंडिंग की है इसने पैसिफिक ओशन में। ये याद रखिएगा, जब भी लैंडिंग होती है पैसिफिक ओशन में री एंट्री और लैंडिंग होती है। सो दिस वाज आर्टेमिस 1। ये बिना किसी ह्यूमन के स्पेस में गया था, इसने मून को ऑर्बिट किया था और डेटा कलेक्ट करके लाया था, सो दैट दिस डेटा कैन बी यूज्ड फॉर आर्टेमिस 2। आर्टेमिस 2 है जो अप्रैल ऑफ 2026 में लॉन्च होने वाला है। और इसमें क्या होने वाला है और इसकी क्या स्पेशलिटी है? ये फर्स्ट क्रूड टेस्ट फ्लाइट है मून और मून के आसपास जाने वाली सिंस दी अपोलो मिशन। लास्ट हमने देखा था अपोलो 17 लास्ट था, अपोलो 11 फर्स्ट था। तो क्रूड टेस्ट फ्लाइट का क्या मतलब है? क्रू बैठ के जाएगी, इसमें इंसान बैठ के जाएंगे। क्या करेगा? ये भी लॉन्च होगा, अर्थ के ऑर्बिट से एस्केप करेगा धीरे धीरे, मून के आसपास ऑर्बिट करके वापस इट विल लैंड इन दी पैसिफिक ओशन अगेन। ओके, दिस इज व्हाट आर्टेमिस 2 विल बी डूइंग। अब ये क्या करेगा? ये फिर डेटा कलेक्ट करके लाएगा, किस चीज के लिए? आर्टेमिस 3 के लिए। और ये टेस्ट फ्लाइट है कि क्रू के साथ कैसा परफॉर्म करता है उनका स्पेसक्राफ्ट, और स्पेसक्राफ्ट का नाम हम देखेंगे। ओके, एंड दिस इज आर्टेमिस 3। आर्टेमिस 3 का मेन काम है टू पुट ह्यूमंस ऑन द मून। ओके, यहां से लॉन्च होगा, यहां से लैंड करेगा स्पेसक्राफ्ट मून के, कहा? मून के साउथ पोल पे, एंड देन फिर वापस आके क्रू रिटर्न करेगा, कहा? पैसिफिक ओशन में वापस, राइट? ओके, सो दीज आर दी 3 आर्टेमिस मिशंस। As we can see, the first one in 2022, मून को ऑर्बिट करके वापस आया। Second one 2026, Artemis 2, it will be a first human space flight beyond the lower earth orbit। LEO का फुल फॉर्म है lower earth orbit। ओके, ये होगा कितने? मोर देन 50 years में। लास्ट कब हुआ था हमने देखा है? लास्ट देखा है 1972 में। क्या था? अपोलो 17 था जो लास्ट क्रूड स्पेस फ्लाइट थी बियॉन्ड लोअर अर्थ ऑर्बिट। एंड देन फाइनली 2028 में आर्टेमिस 3 आएगा। आर्टिकल सेज दैट बिफोर डोनाल्ड ट्रंप गोज फॉर री इलेक्शन, डोनाल्ड ट्रंप एम्स टू पुट ह्यूमंस बैक ऑन द मून, और सो कॉल्ड अमेरिकन्स बैक ऑन द मून। क्या फायदा होगा डोनाल्ड ट्रंप को? नासा को इस डायरेक्शन में पुश करके उनका पॉलिटिकल एजेंडा बनेगा, है ना? तो उस चीज पे ही कैन गेट मोर वोट्स, गार्नर मोर वोट्स, which is why the year 2028 is selected for Artemis 3. Artemis 2 जाएगा, Artemis 3 के बारे में डेटा लेके आएगा। ओके,
यही आर्टेमिस मिशन है। सारे फैक्ट्स सारे फैक्ट्स मैं आपको बता चुकी हूँ एक्सेप्ट फॉर दिस वन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इसमें स्पेसक्राफ्ट जो जाता है उसका क्या नाम है, इसका नाम है ओरायन। ओरायन स्पेसक्राफ्ट जाता है आर्टेमिस मिशन में। आर्टेमिस 1 में भी ओरायन गया था, 2 में भी ओरायन गया था, 3 में भी ओरायन ही जाएगा। ये वही ओरायन है जिसकी फोटो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखी थी। Okay, these are a few facts to remember about Artemis 2 missions. Why is it important for your CLAT? क्योंकि इस मिशन में बहुत सारे फर्स्ट्स हुए हैं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट मिशन टू कैरी ह्यूमंस टू मून्स विसिनिटी सिंस 1972। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट टू फ्लाई एस्ट्रोनॉट्स aboard the space launch system SLS rocket and Orion spacecraft। ओरायन में पहली बार ह्यूमंस जा रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्पेसक्राफ्ट में पहली बार आर्टेमिस मिशन के अंडर, आर्टेमिस 2 मिशन के अंडर ह्यूमंस गए हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट के बाहर। तो आपको इसका नाम आना चाहिए, आंसर है ओरायन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट टाइम ह्यूमंस ट्रैवल अबोर्ड स्पेसक्राफ्ट एंड वेंचर बियॉन्ड द लोअर अर्थ ऑर्बिट इन मोर देन 50 years। 1972 के बाद पहली बार। ओके, थर्ड, इसका टाइम ड्यूरेशन कितने दिन की फ्लाइट है? 10 दिन की फ्लाइट रहेगी जो अराउंड द मून जाके वापस बैक टू अर्थ सॉफ्ट लैंडिंग करेगी। एंड इसमें कौन कौन जाएगा? अगेन दिस कैन बी अ क्वेश्चन। 3 नासा के एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे और एक कौन जाएगा? कनेडियन स्पेस एजेंसी और CSA का एक एस्ट्रोनॉट। अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि 3 नासा के एस्ट्रोनॉट्स के साथ इनमें से कौन सी एजेंसीज का एक एस्ट्रोनॉट जाने वाला है। आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, इंडिया, चाइना, रशिया और कनाडा। तो द आंसर इज कनेडियन स्पेस एजेंसी। एंड क्या करेंगे? ये कलेक्ट करेंगे डेटा किस पे? ओरायन पे, कि ओरायन ने कैसा परफॉर्म किया इस पूरे मिशन में, ताकि हम आर्टेमिस 3 में इसको किस टाइप से यूज करें, क्या चेंजेस करने हैं, और तो और क्रू ने कैसा परफॉर्म किया, कि ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आया इसका, हमको ये भी सीखने को मिलेगा। इसके बारे में भी डेटा मिलेगा आर्टेमिस 2 से। तो आपको ये सारे फैक्ट्स याद करने हैं आर्टेमिस 2 के बारे में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूं जिसका आंसर आप जब आप उस टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, आपका एक क्लैट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च के बारे में। ओके, तो माय चैलेंज इन टुडेज लेक्चर टू यू गाइज, माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इज दैट आपको ऐसे फैक्ट्स ढूंढने हैं किसके बारे में? गगनयान के बारे में, जो डायरेक्टली क्लैट में पूछे जा सकते हैं। क्या टॉपिक है आपका? गगनयान। और आपको ऐसे फैक्ट्स ढूंढने हैं जो क्लैट में आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्या फायदा होगा आपका ये करके? इससे अच्छा मैं एक वीडियो ही बना दूं या आप कोई और वीडियो ही देख लो, है ना। इससे ये फायदा होगा कि जब आप इस टॉपिक पे रिसर्च करोगे ना, तो आपको 10 फैक्ट्स और मिलेंगे जो हो सकता है किसी वीडियो में कवर ना हो, और आपका एक टेम्परामेंट डेवलप होगा सेल्फ स्टडी का। तो व्हाट योर टास्क इज टू स्टडी अप, रीड अप अबाउट गगनयान एंड कमेंट one fact about the Gaganyaan mission in the comment section of this video. And I hope that you enjoy developing an academic temperament और समझिए कि पढ़ना कैसे है हमको साइंस इन टेक। And I'll see you soon next week. Thank you.